गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन सभी के कंप्लीट यूजेस को बताऊंगी। साथ ही साथ इन सब की आपस में कंपैरिजन भी बताऊंगी और इसमें मैं आपको मास्टर बना दूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। गाइस, सबसे पहले ये समझने वाली बात है, इज, एम आर, वॉज, वर इन सब का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से निकल कर आया है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले बी को समझना होगा। अगर हम बी को समझ गए ना तो इज, एम आर, वॉज, वर हम आसानी से समझ सकते हैं। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है होना, जैसे बहुत खुश होना, चाय गर्म होना, नाराज होना, स्टूडेंट होना, डॉक्टर होना। तो होना, कुछ होना, उसी का मतलब बी होता है। जब भी कुछ होने की बात आएगी तो हम बी लगा देंगे, क्योंकि बी का मतलब ही होना होता है। तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, ये सेंटेंस को हम बी का यूज करके कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। होना इसमें साउंड आ रहा है ना, मैं बहुत खुश हूँ। तो इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे, बी का यूज करना, हमें इज, एम आर का यूज नहीं करना। अभी हम बी को समझ रहे हैं तो बी का यूज करके इस सेंटेंस को बनाएंगे आई, मैं के लिए आई, बहुत के लिए वेरी, और होना क्या है? खुश हूँ, मैं खुश हूँ। होना शो कर रहा तो उसके लिए होना के लिए बी, उसके बाद हैप्पी, आई वेरी बी हैप्पी। इसका हिंदी मीनिंग हुआ मैं बहुत खुश होना। ये कैसा सेंटेंस हुआ? बहुत अजीब है ना, मैं बहुत खुश होना। ऐसे तो नहीं होता है ना। हमें यहाँ पर वैसा शब्द जोड़ना है जिसको पढ़ने से ये मीनिंगफुल लगे। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, अगर हम यहाँ हूँ लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल लगेगा ना। और ये भी जो हम इंग्लिश का सेंटेंस लिखे ये भी मीनिंगफुल लगेगा। आई एम वेरी हैप्पी हो जाएगा। तो आई के साथ क्या लगाते हैं? आई के साथ लगाते एम। ठीक है, आई के साथ क्या लगाते? एम। इसीलिए आई के साथ हम लोगों ने एम लगा दिया, उसके बाद वेरी हैप्पी लगाया। बी का मतलब होना तो होता है, लेकिन बी का लेकिन इन सब का ओरिजिन भी बी से हुआ है। तो जब आपको खुश होना, टीचर होना, डॉक्टर होना, चाय गर्म होना, तो जब होना वाला साउंड आपको आए ना, होना जब आपको दिखाना हो तो आप इस सब का यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। ये जो एम लगाए ना, ये होना की जगह पे हम लगाए हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बी लगाते तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं लगता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इज, एम आर हम क्यों लगाते हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुआ है और सेंटेंस में से क्यों लगाते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इज, एम आर की तो बात हो गई। देखिए, जब अगर आप सेंटेंस में बोलेंगे मैं बहुत खुश था, तो आई वेरी बी हैप्पी तो नहीं बोल सकते ना, बिल्कुल नहीं। ये सेंटेंस मीनिंगफुल है ही नहीं। इसका मतलब भी होना, बी का मतलब तो होना होता है, ये तो आपको पता है। तो होना अगर हम सेंटेंस में लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं लगेगा। इसलिए बी ने बोला कि वॉज जाके आई के साथ लग जाओ। ठीक है, बी से तो ये सब बना है, इसलिए आप बी की जगह इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी लगा सकते हैं आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पास्ट की बात बोल रहे हैं ना, मैं बहुत खुश था, तो आई के साथ तो वॉज लगाते हैं, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो जहाँ पे आपको दिखाना हो मैं बहुत खुश हूँ, मैं नाराज हूँ, या वह नाराज है, वह खुश है, तो कुछ होना शो करेगा ना, तो उसमें आपको इन सब का यूज करना है। इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज करना है। जब होना आपका रहेगा सेंटेंस में तब। जरूरी नहीं है ऐसा होना दिखाएगा कि मैं बहुत खुश होना, ऐसा नहीं आएगा सेंटेंस में। बस ऐसे ही आएगा मैं बहुत खुश था या मैं बहुत खुश हूँ। होना शो करेगा तब उसकी जगह आपको इसका यूज करना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप ये समझ ले, इज, एम, आर, वॉज, वर किसके किसके साथ लगता है, उसके बाद हम सेंटेंस को बना के समझेंगे। तो इज किसके साथ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। हमेशा इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ इज का यूज हम लोग करते हैं, ये आपको पता होगा। एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता है। और आर का यूज प्लूरल के साथ होता है। और वॉज का यूज आई, ही, शी, इट या किसी के नाम, यानी कि आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज का यूज होगा। और वर का यूज यू, वी और दे के साथ होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, तो आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अब हम इज, एम, आर, वॉज, वर को देखते ही पता लगा सकते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इज, एम, आर, वॉज, वर का सिर्फ 3 इस्तेमाल होता है। तो चलिए एक एक इस्तेमाल को हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले है टू शो स्टेट और एक्सिस्टेंस।
इसका मतलब अवस्था या हालत को दिखाने के लिए इज एम आर का यूज करेंगे। जैसे बीमार, खुश, दुख, अपनी अवस्था को दिखा रहे हैं ना। और एक्सिस्टेंस का मतलब मौजूदगी दिखाने के लिए कि वहां पर आप है या नहीं है। तो पहला इस्तेमाल यही है। इसका स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लगाना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर। अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग आप इज एम आर का यूज करना होता है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है। बहुत ही सिंपल है, पहला यूज ही हमारा यही है। बस इसमें 3 ही इस्तेमाल है, इसलिए ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला इस्तेमाल तो बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट पहले लगाना होता है, उसके बाद इज एम आर लगाना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। जैसे मैं कहूँ आई एम सैड, मैं उदास हूं, मैं उदास हूं, मेरे उदासी को दिखा रहा है ना, मैं उदास हूं। वी आर योर फ्रेंड, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त होने को दर्शा रहा है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। ही इज अ टीचर, वह टीचर है, वह टीचर है, ये दिखा रहा है। जब भी आपको ऐसे सेंटेंस आएगा, मैं उदास हूँ, हम लोग तुम्हारे फ्रेंड है, वह टीचर है, वह डॉक्टर है, तो कुछ होने को दिखाएगा तो सिंपल बनाइएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, उसके बाद इज एम आर लगाइएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। बस इतना ही है यूज। अब दूसरा इस्तेमाल को समझते हैं। दूसरा इस्तेमाल हम इज एम आर का करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, मैंने टेंस वाली वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी टेंस वाली वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आखिर होता क्या है। अगर कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो, दौड़ने का, चलने का, खाने का, पीने का, नाचने का, गाने का, तो वहां पर सिर्फ इज एम आर लगाकर काम नहीं चलता है। क्या मैंने बोला? अगर कोई काम रनिंग में चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो वहां सिर्फ इज एम आर लगाएंगे तो नहीं काम चलेगा, वहां पे हम लोग को वर्ब भी लगाना होता है। जैसे इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना होता है, जो हमारा सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद इज एम आर हम लोग को लगाना होता है। गा रहा है तो काम हो रहा है गाना गाने का, तो वही काम को दिखाने के लिए हम लोग को वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होता है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, क्योंकि रहा है, रहे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं और इसमें जो काम होता है ना, कंटिन्यू चलता रहता है। लास्ट में आपको लगाना होता है ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम रीडिंग माई लेसन, मैं अपने लेसन पढ़ रही हूं, मतलब पढ़ने का जो काम है ना, कंटिन्यू चल रहा है। आर यू फीलिंग सिक, शी इज कमिंग। तो जहां पर भी आप इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखते हैं तो आपको झट से समझ जाना है कि वो क्या है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर? जब भी कोई सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखते हैं तो आपको झट से समझ जाना है वो क्या है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, इसलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तीसरा इस्तेमाल होता है इज एम आर का पेसिव वॉइस में। पेसिव वॉइस में इज एम आर का इस्तेमाल होता है। इसका स्ट्रक्चर, पेसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट रहता है, क्योंकि हम पेसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हम लोग का एक्टिव में जो हम लोग का ऑब्जेक्ट रहता है ना, वो पेसिव वॉइस में आगे आ जाता है। यानी कि पेसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है जिसे हम सब्जेक्ट बना के लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और लास्ट में बाय करके जो हम लोग का सब्जेक्ट रहता है उसको लिख देते हैं हम। तो जब भी आपके सेंटेंस में इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिले तो आप झट से समझ जाइए वो पेसिव वॉइस है, क्योंकि गाइज इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होता है सिवाय पेसिव वॉइस के। सिर्फ इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो वो सिर्फ पेसिव वॉइस में ही रहेगा और इंग्लिश ग्रामर में इसका कहीं यूज नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने बोला आई एम स्कॉल्डेड बाय माई फादर, मैं अपने पापा के द्वारा डांटा गया हूं। यहां हम लोगों ने एम के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिया है। वी आर सपोर्टेड बाय यू, हम लोग आपके द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। सच है भाई, आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम लोग कैसे चलेंगे। तो गाइज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रिया इज टॉट बाय हर टीचर, रिया अपने शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे पेसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो यही थे हमारे इज एम आर के 3 इस्तेमाल। क्या थे? पहला क्या इस्तेमाल था? सिंपल था, सब्जेक्ट लगा के इज एम आर लगाना था प्लस ऑब्जेक्ट।
कब लगाना था? जब कुछ होना हो, वह टीचर होना हो या चाय गर्म होना हो। होना जब आपको समझ में आएगा ना कि वो खुश हो रहा है, वो नाराज हो रहा है, तो जब आपको होना दिखाना होगा ना, तो वहां पे आपको इज एम आर का यूज करना है। सेकेंड इस्तेमाल यह है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, तो आपके दिमाग में ये घंटी बज जानी चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही आता है। सेकेंड इस्तेमाल हो गया। थर्ड इस्तेमाल ये है पेसिव वॉइस में इसका यूज होता है। कैसे पहचानेंगे? इज एम आर के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इंग्लिश ग्रामर में बस एक ही यही है कि इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पेसिव वॉइस में ही होता है और कहीं नहीं होता है। तो आपको तीनों यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये तो हम लोगों ने बात किया इज एम आर का। अभी आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग को वॉज वर्ब को भी तो सीखना है। चलिए अब वॉज वर्ब को सीखते हैं। वॉज वर्ब का यूज सबसे पहला है टू शो स्टेट और एक्सिस्टेंस। बिल्कुल इज एम आर की तरह इसका भी यूज है। वही स्ट्रक्चर वैसे ही सेंटेंस होंगे, बस आपको क्या करना है, इज एम आर को हटाकर वॉज वर्ब का यूज करना है। जैसे स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लगाना हो। पहला भी आपको स्टेट और एक्सिस्टेंस को शो करेगा, यानी कि अपनी अवस्था या हालात या मौजूदगी को यह दिखाएगा। जैसे आई वॉज सैड, मैं दुखी था। वी वर योर फ्रेंड, हम तुम्हारे फ्रेंड थे। ही वॉज अ टीचर, वह एक टीचर था। अब मैंने आपको ये तो बताया वॉज वर्ब किसके साथ लगता है, तो ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी किसके साथ वॉज लगाना है, किसके साथ वर्ड लगाना है। जैसा इज एम आर का पहला रूल था, सेम वॉज वर्ब का वही रूल है। सेकेंड इस्तेमाल है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि जब आपके किसी सेंटेंस में वॉज वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे आई वॉज रीडिंग माई लेसन, मैं अपना लेसन पढ़ रही थी पास्ट में पढ़ रही थी। वर यू फीलिंग सिक, सी वॉज कमिंग। तो जब आपके सेंटेंस में पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो ना, तब उसमें आपको क्या लगाना है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और अगर आप इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे? वॉज वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा। तो इंग्लिश वाले सेंटेंस भी आप पहचान जाओगे। हिंदी वाले सेंटेंस कैसे पहचानोगे? जब आपके सेंटेंस में ऐसा रहे कि वह अपना लेसन याद कर रही थी, रहा था, ऐसे आएगा ना लास्ट में, तो आपको मतलब कंटिन्यूस चल रहा था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? थर्ड है पेसिव वॉइस। सेम रूल इज एम आर वाला वॉज वर्ब में फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। इसमें भी वॉज वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ये भी इंग्लिश ग्रामर में अकेला ऐसा है जिसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। आई वॉज स्कॉल्डेड माई फादर, वी वर सपोर्टेड बाई यू, रिया वॉज टॉट बाई हर टीचर। तो जैसे आपके सेंटेंस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो आप झट से पहचान जाओगे कि ये तो पेसिव वॉइस है। तो जैसे इज एम आर में हमारा 3 इस्तेमाल था, वैसे ही वॉज वर्ब में भी हमारा सिर्फ 3 ही इस्तेमाल है। इज एम आर अगर आपको समझ में आ गया ना, तो वॉज वर्ब आप चुटकी में समझ जाओगे। ये था वॉज वर्ब का। और गाइज, वॉज वर्ब का यूज हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस वैसे होते हैं जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना, अगर मैं एक नेता होता तो मैं लोगों का कल्याण करता। अगर मैं अमीर होता तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर पाता। अगर हम जो बोल रहे हैं ना, मतलब ये बात सच नहीं है कि मैं एक नेता हूँ, मैं एक अमीर हूँ, ऐसे हम नहीं बोल रहे। अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, ऐसे बोल रहे हैं ना, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये अनरियल होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको इफ का यूज करना होता है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है, उसके बाद वॉज वर्ब का यूज करिएगा, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी है। सबसे पहले इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपको कहना हो इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। ऐसे हर कोई बोलता है कि मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इफ आई वॉज रूड टू यू आई अपोलोजाइज। अगर मैं तुमसे रूड था तो मैं तुमसे माफी मांगता। अब
दोनों सेंटेंस को देखकर आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, एक सवाल बार बार उठ रहा होगा कि मैम ने पहला सेंटेंस में आई के साथ वर्ड लगाया और दूसरे सेंटेंस में आई के साथ वॉज लगाया, ऐसा क्यों? दोनों अलग अलग क्यों हो गए? सब्जेक्ट तो आई है तो अलग क्यों हो गए? तो गाइस ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब आपको ऐसे सेंटेंस बोलना हो ना जो वास्तविक में सत्य हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो, तो उसमें आपको वर का यूज करना हो। और जब आप कोई ऐसे बात बोलेगा ना जो शायद पॉसिबल हो सकता है, ऐसे सेंटेंस बोलेगा तो उसमें वॉज का यूज कीजिएगा। जैसे मैंने पहले सेंटेंस में बोला था ना, अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। हालांकि मैं अमीर नहीं हूं, मैं कैसे अमीर अचानक बन जाऊंगा? जब इम्पॉसिबल होना वैसा कुछ होने का, तब उसमें वर का आपको सीधे वर का यूज करना हो। इसमें इफ आई वॉज रूड टू यू, अगर मैं तुमसे रूड था तो आई अपोलोजाइज, मैं तुमसे माफी मांगता, तो शायद वो रूड हो भी सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा बहुत वो पॉसिबल हो सकता है, तब उसमें आपको वॉज का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे यूज ऑफ हैज हैव का यूज। पहला है पोसेशन, मालिकाना हक को दिखाने के लिए। तो इसमें जैसे आप मालिकाना हक से आप समझ रहे हो, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप है, ऐसे सेंटेंस आप बोलते हो ना, मतलब मेरे पास है, मेरा मालिकाना हक है उस पे। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? हैज और हैव का यूज करेंगे। इसमें स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव का यूज करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, मैंने वो खरीदा है तो मेरा हक है बुक पे, ठीक है, मेरा एक बुक है। राम हैज 3 सिस्टर, राम की 3 बहनें हैं, राम की बहनें हैं, आपकी नहीं। वी हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, मेरे पास नहीं, तुम्हारा उस पर हक है, मेरा नहीं। जब आपका मालिकाना हक होना और आपके ऐसे सेंटेंस है कि मेरे पास लैपटॉप है, तुम्हारे पास मोबाइल है, उसके पास कार है तो उसके पास बाइक है, जब ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हो तो सिंपली आपको हैज और हैव का यूज करना है। जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज का यूज करना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करना है। क्लियर? हैज हैव पहला यूज यही था। दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा यूज है परफेक्ट टेंस में हैज हैव का यूज किया जाता है। आपने टेंस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा परफेक्ट टेंस क्या होता है। जब कोई काम खत्म हो चुका हो, परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे इसमें स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ही हैज इटन, वह खा चुकी है, उसके खाने का जो काम है ना पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है। ऐसे सेंटेंसेस आते हैं परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ देखिए हैज के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, तो जब आपके सेंटेंस इंग्लिश वाले सेंटेंस ऐसे आएंगे ना, ही हैज ईटन, हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आप समझ जाइएगा कि ये परफेक्ट टेंस है। और अगर आपकी हिंदी सेंटेंस हुआ वह खा चुकी है, वह खा लिया है, अपना खाने का जो काम है ना वो खत्म कर चुका है, तब आपको उसमें हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। वी हैव मीट हिम, तुम उससे मिल चुके हो। अब है प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैज हैव के साथ बिन लगाते हैं। इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं आप ध्यान से समझिएगा। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रही है। मैंने क्या बोला? वह सुबह से खेल रही है। जब आपको सेंटेंस में ऐसा आएगा ना, वो सुबह से खेल रही है, उसके स्टार्ट होने का भी आपको पता है और अभी कंटिन्यू चल रहा है वो भी आपको पता है, वो प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। तो आपको उसमें क्या लगाना होता है? हैज हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और एक बात गाइस, सिंस का यूज और फॉर का यूज हम कैसे सेंटेंसेस में करते हैं ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको ध्यान में ना हो तो मैं फिर से आपको बता दूं। जब आपको पता हो कि वो कब से खेल रही है, मैंने क्या बोला? वो सुबह से खेल रही है, तो आपको पता है ना वो सुबह से खेल रही है, तो उसमें हम सिंस का यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंसेस है आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर से टीवी देख रहा हूँ। मतलब बहुत देर से, अब कितने देर से? 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, कितना? सुबह से, दोपहर से, कब से टीवी देख रहा हूँ ये बताया है? नहीं बताया है ना। तो जब आपका टाइम नहीं बताया हो, सिर्फ इतना बताया हो कि 2 घंटे से खेल रही है, बहुत देर से खेल रही है, बहुत देर से टीवी देख रही, तो जब ऐसे आएगा ना जो आपको टाइम पता ना हो तो उसमें फॉर का यूज करना है। तो सिंस फॉर में बस इतना ही डिफरेंस है। हैज हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म किसके साथ आता है? प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये हो गया क्लियर। अब इसका फोर्थ यूज है पैसिव वॉइस में भी हैज हैव का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, हैज हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म
एंड द लास्ट सब्जेक्ट इसमें भी हम बिन का यूज करते हैं, लेकिन उसमें क्या था, हैज हैव के साथ बिन तो हम लोग लगाए थे प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाए थे, लेकिन पेसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस है जो आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, लेकिन पेसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ही हैज बीन कॉट इन द मॉर्निंग, वह सुबह ही पकड़ा गया। मतलब किसके द्वारा पकड़ा गया ये हम लोगों ने नहीं बोला, हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला वह सुबह ही पकड़ा गया। आई हैव बीन अरेस्टेड, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। पैसिव सेंटेंसेस कैसे होता है ये तो आपको पता है। अगर आपके पैसिव सेंटेंसेस में हैज बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो आप तो झट से पहचान जाओगे ना, ये तो पैसिव वॉइस है। तो जब आपके सेंटेंस में हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो आपको क्या समझ में आ जाएगा, वो पैसिव वॉइस है। ये बस इतना ही यूज था। अब हैज हैव का यूज देख लिया, ये हैड तो अकेला बच गया, आपको कहीं नहीं जाना, हैड को भी सीख के ही जाना है। अब हैड का भी यूज, पहला यूज है पोसेशन, मालिकाना हक को दिखाने के लिए। सेम चीज हैज हैव वाला, सेम रूल, सब्जेक्ट हैड और ऑब्जेक्ट, इसमें भी मालिकाना हक है मेरा। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब था। राम हैड 3 सिस्टर, राम की 3 बहनें थी। वी हैड अ कार, तुम्हारे पास एक कार थी। पास्ट में जब बोलेंगे तो सेम चीज, सिर्फ उसमें हैड लग जाएगा क्योंकि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, बाकी सब वही रहेगा। पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना होता है, और मालिकाना हक को दिखाने के लिए। पहला यूज यही था। सेकेंड यूज देखते हैं। सेकेंड यूजेस हम लोग का है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट के परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जब आपके सेंटेंस में हैड के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप क्या समझोगे कि वो परफेक्ट टेंस है, पास्ट का परफेक्ट टेंस। सी हैड इटेन, वह खा चुकी थी। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका था। वी हैड मीट हिम, तुम उससे मिल चुके थे। सब में था, थे, थी आ रहा है तो वो हम लोग का पास्ट है, और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किए तो वो पास्ट का परफेक्ट टेंस है। ये भी हम लोग समझ गए। अब है हमारा थर्ड यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। सेम उसमें हैज हैव के बाद बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और अभी हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसमें सिर्फ हैड के कोई सा भी सब्जेक्ट रहे उसके साथ आपको हैड का ही यूज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो जब भी आपके सेंटेंस में हैड बिन के बाद डायरेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म आए तो आप समझ जाइएगा कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो ही हैड बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा था। आई हैड बिन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर से टीवी देख रहा था। पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड का यूज कैसे होता है ये भी आपको समझ में आ गया। अब है पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में भी इसका यूज होता है ऑब्जेक्ट सबसे पहले आपको लगाना होगा, उसके बाद आपको हैड लगाना होगा, उसके बाद बिन लगाना होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैड बीन कॉट इन द मॉर्निंग, जब भी आपके सेंटेंस में हैड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे, क्या मैंने बोला, जब भी आपके सेंटेंस में हैड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे, फोर्थ मैंने नहीं बोला, थर्ड फॉर्म रहे, तो आपको झट से बताना है कि वह पेसिव वॉइस है, क्योंकि हैड बीन के साथ पेसिव वॉइस में ही वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। ठीक है। आई हैड बीन कॉट इन द मॉर्निंग, आई हैड बीन अरेस्टेड, इसमें भी हैड बीन के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आपको समझना क्या है, सबसे पहले आप इज एम आर को समझ जाओ तो आप आसानी से वॉज वर्ब को समझ जाओगे। अगर आप हैज हैव को समझ जाओ तो आसानी से हैड को समझ जाओगे। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है ध्यान से, बिना मिस किए, एक एक वर्ड को आपको सुन के समझना है, रटना तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप रट रहे तो ये आपको ज़्यादा देर तक दिमाग में रहेगा ही नहीं। अगर आप समझ रहे मेरी बातों को सुन सुनकर तो ये हमेशा आपके दिमाग में फिट रहेगा कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और किस किस सेंटेंसेस में इसका यूज़ करते हैं। इज एम आर का सिर्फ 3 इस्तेमाल है, जो मैंने बताया सिर्फ उसी में इस्तेमाल होता है इज एम आर, और कहीं यूज़ नहीं होता है। वॉज वर्ब का भी उसी में यूज़ होता है और किसी में यूज़ नहीं होता है। उसी तरह से हैज हैव हैड का भी पूरी तरह के सेंटेंसेस में यूज़ होता है।
आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बिल्कुल समझ गए होगे। इसी के साथ मैं आपको एक सेंटेंस होमवर्क के लिए दे रही हूँ। अब उसमें आपको पहचानना है कुछ इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैव बीन किसका यूज करना है वो आपको बताना है। सेंटेंस है आपका, वह एक डॉक्टर था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको वीडियो कैसे लगी वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो लाऊं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।